हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगाएंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में सबसे पहले हाजिरी लगाई बंटी, राधा, नितिन। इन तीन बच्चों ने मैंने नोट कर लिया कि सबसे पहले ये बच्चे आए थे क्लास के अंदर। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त, जबराट, जोरदार, एकदम फुल ओके रिपोर्ट एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए हैं। और आज की क्लास में ही अनाउंस कर देता हूं दोस्त, आज है तुम्हारे लिए 20 जून और मेरे लिए भी 20 जून है। कल जो 21 जून की क्लास होगी वो क्लास इकोनॉमिक्स की 3 बजे होगी। 3 बजे होगी, ठीक है। तो कल 3 बजे मिलेंगे और आज की क्लास में ये चैप्टर नंबर 4 फिनिश 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 बोले तो खल्ली बल्ली कर देंगे। जो मेरे प्यारे बच्चों को कुछ डाउट्स थे वो मैंने डाउट्स बिल्कुल नोट कर रखे हैं। किसी को कर्व में डाउट है, किसी को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, दोस्त मैं उन सभी चीजों को शॉर्ट वीडियो वाले सेक्शन के अंदर कवर अप करता जाऊंगा। जब आप ऑल क्लासेस में क्लियर करते हो ऐप में तो सबसे नीचे एक फोल्डर बना आता है शॉर्ट वीडियोस, उसमें एक ही वीडियो अभी बनाई है। धीरे धीरे छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप मौज मस्ती करते करते कुछ कॉन्सेप्ट कवर अप कर लो और वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। निशांत कुमार पांडे, जब तुमने ये लिखा है ना सर एक डाउट है, तो यार वो डाउट ही लिख देते, समझे? वो डाउट ही लिख देते यार, थोड़ा स्वाद आ जाता। देख लेते हैं, यहां पूछा है तो आपने। खुशी का है, इफ यू वांट टू बाय अ समथिंग विदाउट लुकिंग एट द प्राइस टैग यू गो टू वर्क विदाउट बीइंग एबल टू लुक एट द क्लॉक। अरे वाह वाह, खुश। ये डाउट नहीं था लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। कल 3 बजे क्लास है बिजनेस लॉ की वाईटी पर। कल 3 बजे राज्य वो जो क्लास है वाईटी पर वो जून अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? ओके, तुम्हारे लिए नहीं है वो। अल्पोन चक्रवर्ती, सर मेरा एक रेपुटेड कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नेम आ गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन देख लेना तुम मैनेज कर पाओगे या नहीं। सर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम के नोट्स बनाए। यस बनाओ, बिल्कुल बनाओ। और आज भी हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। ओलिगोपोली में 3 इकोनॉमिस्ट थ्योरी नॉट अंडरस्टैंड। ललित शर्मा, 3 बंदों ने बस ये बोला था। एक ने बोला आउटपुट को कंट्रोल करो, बाकी प्राइस को ऐसे ही छोड़ दो, डिसाइड कर लेंगे। एक ने बोला प्राइस को कंट्रोल करो, आउटपुट को ऐसे ही छोड़ दो। और एक ने बोला मार्केट में एक लीडर होता है, बाकी सब तुम्हें फॉलो करते हैं। बस बकलोली थी ये, पता नहीं क्यों बोल गए। और इन तीनों में से कोई भी थ्योरी नहीं मानी जाती आज के टाइम में। कुछ भी होता रहता है, मिक्सअप 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 करता रहता है, ठीक है? ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यश देखो, कल 3 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है और 3 बजे वाईटी पर लॉ की क्लास है, लेकिन वो जून वाले बच्चों के लिए है। अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लेना यार, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ यशस्वी, ओके। रिफ्रेश कर लिया। टीना सोनी, आपके लिए मैंने बोला था बनाएंगे आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस। दीपक गुप्ता, क्लियर कर दिया। हाईएस्ट नंबर वाला चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 6 है, दोनों 15-15 नंबर के हैं। थैंक यू भवानी, ठीक है? थैंक यू अमन। जनवरी बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है राजे, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है पारस भाई, जनवरी वाला। जय यदुवंशी, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। समझ गया त्रिशा। अरे भैया कल से जनवरी बैच स्टार्ट नहीं है, 1 जुलाई से है ना जनवरी बैच स्टार्ट आपका, समझे? चलो जी दोस्त, देखो लास्ट क्लास में ओलिगोपोली कराया था, तो आज की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की, थ्योरेटिकल वाली चीजों की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, देखो दोस्त, अगर मैं बात करूं कंपटीशन के हिसाब से, तो कंपटीशन के हिसाब से मार्केट्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपको थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलूंगा, हल्की सी रिवीजन हो जाएगी। पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर बहुत सारे मैनी सेलर्स होते हैं, मैनी बायर्स होते हैं, लेकिन एक खास बात है, यहां पर आइडेंटिकल यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। अगर ये प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होता,
डिफरेंशिएटेड होता तो इसको बोलते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलते? इधर आ जाओ। अगर ये डिफरेंशिएटेड यानी हेटेरोजीनियस होता तो इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते। ठीक है जी। अब बात है मोनोपोली की। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, जो ये वाला वर्ड यहां से हटा दो, सिंगल सेलर सेलिंग प्रोडक्ट्स टू मैनी बायर्स। एक अकेली दुकान, एक अकेली कंपनी बहुत सारे बंदों को प्रोडक्ट बेच रही होती है। ठीक है जी। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, बहुत कम सेलर होते हैं, लगभग 2 से 12। डुओपोली क्या है? डुओपोली ओलिगोपोली का ही हिस्सा है। जब सिर्फ 2 फर्म हो तो उसको बोलते हैं डुओपोली। ठीक है, जहां पर सिर्फ 2 फर्म्स हो। ये ओलिगोपोली का ही एक सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है पार्ट होना। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ठीक है मानसपाल भाई। ठीक है, इसके आगे ये 3 वर्ड है जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। एक आया है मोनोपसोनी, एक एक करके समझाऊंगा मेरे दोस्त। मोनोपसोनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पसोनी का मतलब होता है बायर। एक ऐसी बहुत ही स्पेशल मार्केट जो एक एक लाइन में दी हुई है मॉड्यूल में, वो समझनी है, शायद एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मोनोपसोनी एक ऐसी मार्केट है जहां पर बेचने वाले कितने भी हो सकते हैं लेकिन खरीदने वाला एक है। इंडिया के अंदर इसका एग्जांपल बताओ भाई, इंडिया के अंदर इसका एग्जांपल बताओ। देखो जी, इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट इसका एग्जांपल है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज को टेंडर दिया हुआ सरकार ने डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने का। गन, पिस्टल, बारूद बनाती है बहुत सारी कंपनी। ये बना के किसको बेचती है? सिर्फ सरकार को। कोई प्राइवेट बंदा नहीं खरीद सकता। अब तुम बोलोगे यार बहुत सारे बदमाश खरीदते हैं, वो इलीगल मार्केट है भाई, यहां लीगल मार्केट की बात करो। तो ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ सिंगल बायर होता है उसको बोलते हैं मोनोपसोनी। ठीक है जी। तो देखो, मोनोपसोनी इज अ मार्केट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, दैट्स इट। तो बेसिकली लिखा है इट इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ द फैक्टर। कहता है यहां पर वही कंपटीशन अप्लाई होता है, ऐसी मार्केट में अप्लाई होती है जहां पर एक फर्म ही सब कुछ खरीदती है। देखो दोस्त, मैं आपको एक केस बताता हूं। आपने सुना है मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। यार ये अकेला ही माल बेच रहा है, तो ये रॉ मटेरियल कहां से लाता होगा? रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल देने वाले इसके पास बहुत सारे बंदे होते होंगे, है ना? तो इन सभी बंदों का ये अकेला बायर है। तो मोनोपोली की जो मार्केट है इसमें फर्म भी तो बायर है रॉ मटेरियल की। तो इधर से देखो मोनोपसोनी क्योंकि सिंगल बायर, इधर से देखो मोनोपोली क्योंकि सिंगल सेलर। देखने का फर्क है। ये खरीद रही है तो मोनोपसोनी मार्केट से, बेच रही है तो मोनोपोली मार्केट में। ऐसा होता ही है। अगले आ जाओ, ओलिगोपसोनी। क्या बोला मैं? ओलिगोपसोनी। ओलिगोपसोनी क्या होता है? इधर आ जाओ। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पसोनी का अरे पसोनी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ओलिगोपसोनी बोलते हैं, टी थोड़ा साइलेंट सा रहता है। ठीक है, पसोनी का मतलब होता है बायर्स। तो ऐसी मार्केट जहां पर किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले फ्यू बायर्स होते हैं, मतलब बहुत कम रेंज के अंदर बायर्स यहां पर हैं। जैसे कि मैं बताऊं, ये स्पेक्ट्रम खरीदने के बायर। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड एक टेक्निक है, जैसे कि 2G कनेक्शन वाला, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम। अब तो 5G स्पेक्ट्रम बिक रहा है ना? गवर्नमेंट बेचती है इसको। खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है इसको जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये लिमिटेड यानी फ्यू बायर्स हैं, लिमिट में बायर्स है स्पेक्ट्रम खरीदने वाले। तो ये मार्केट कौन सी हो गई? ये मार्केट हो गई ओलिगोपसोनी। ठीक है जी। चलो जी, आ जाओ बायलेटरल मोनोपोली पे। बायलेटरल मोनोपोली पे, अच्छा इसको देख लो। ये वो मार्केट होती है जहां पर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी फ्यू बायर्स होते हैं। ठीक है, फ्यू बायर्स होते हैं, लेकिन ये बायर्स भी लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं।
हाँ होते हैं, तो क्या करें, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया बड़े बड़े हैं, हल्के नहीं है। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं बायलेटरल मोनोपोली की। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, दो तरफा, एक तरफा नहीं, टू साइडेड। मोनोपोली का मतलब होता है बायर, यानी मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। कहता है दो तरफ, जब इधर वन बायर हो और इधर वन सेलर हो, बस वन बायर और वन सेलर, ऐसे एक ही बेचने वाला है, एक ही खरीदने वाला है, ये बेचने वाला एक, खरीदने वाला एक, ऐसी मार्केट को बोलते हैं। ये कहां होती है? अरे अमेरिका में बताता हूं। यूएसए के अंदर जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है, वो एक पता नहीं क्या नाम है उस कंपनी का, नाम भूल गया। ठीक है, वही बनाती है और उसको सिर्फ सरकार खरीदती है। तो एक ही बायर है और एक ही सेलर है। और बताऊं, एक ब्राउन कोल होता है, लिग्नाइट बोलते हैं इसको। ब्राउन कोल की जहां पर माइनिंग होती है ना, उसके पास में ही इसको खरीदने वाली एक इंडस्ट्री होती है, इसके पास ही होती है, वो इससे बिजली बनाती है, पावर। तो यहां पर एक ही सेलर है, एक ही बायर है, ऐसी मार्केट। कुछ बहुत अजीब गरीब एग्जांपल है, लेकिन है। किसने बोला क्रश? अबे क्रश इसका एग्जांपल नहीं है। क्रश तो वन साइडेड है भाई। क्रश का मतलब क्या होता है? वन साइडेड। ये तो ये लिखा है मैंने, ठीक है, आप फुल फॉर्म अपने आप निकाल लेना। और ये लिखा है मैंने, ये है बायलेटरल मोनोपोली। अच्छा एक और बताता हूं, ये भी है बायलेटरल मोनोपोली। और बताऊं, और खेलोगे? ज्यादा मत खेलो, ठीक है। हाँ बस ये है बायलेटरल मोनोपोली, इतने में समझ जाओ। नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप समझ जाना। हाँ शिवम गर्ग, देखना जरा कैसी बातें चल रही है। क्रश को लिया है बीच में यार, क्या यार। चलो दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, आप मुझे बताना, आपको सिर्फ लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखना है, एक देश के लिए मोनोपोली की मार्केट ज्यादा बेटर है या परफेक्ट कंपटीशन की? इन दोनों में कंपेयर करना है। देखो जी, परफेक्ट कंपटीशन में जितनी मार्जिनल कॉस्ट होती है उसके बराबर प्राइस रखा जाता है। यहां पर प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखा जाता है। ध्यान रखना, मोनोपोली के अंदर रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है और ये आउटपुट को कम प्रोड्यूस करते हैं जानबूझकर, ताकि उसकी शॉर्टेज रहे मार्केट में। ये बेस्ट लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करते। बताओ कौन सी बढ़िया है? परफेक्ट कंपटीशन बढ़िया है, क्योंकि यहां पर मिनिमम रेट पे आपको माल मिल जाता है। यहां पर एवरेज कॉस्ट जो मिनिमम होती है उसके मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन किया जाता है। एसी एमसी भी होती है, जहां एमसी और प्राइस बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? एलोकेटिव एफिशिएंसी। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। मोनोपोली के अंदर कोई नहीं होती। एक और बात आता हूं आपको दोस्त, एक थॉट प्रोसेस के अंदर एक वर्ड है एक्स एफिशिएंसी। ये समझाया नहीं है मॉड्यूल में, लेकिन मतलब बताता हूं। क्या तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर है? एक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है? कंपटीशन से जीतने वाला फैक्टर तुम्हारे पास है क्या? दूसरों से हटके तुम्हारे पास फैक्टर है क्या? तो एक्स एफिशिएंसी एक कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट में बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप कंपटीशन के प्रेशर में आके अपना बेस्ट देते हो, और अगर आपकी फर्म है तो आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन कर लेते हो, कम से कम खर्चे में, यानी आप वेस्टेज नहीं करते हो। क्यों? अगर आपने वेस्टेज करी तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका माल नहीं बिकेगा। कंपटीशन में माल हमेशा सस्ता ही बिकता है। तो यूं कह सकता हूं मैं, मोनोपोली के अंदर कंपटीशन होता नहीं है, तो कंपटीशन के प्रेशर में वो बेस्ट करती नहीं है, तो मोनोपोली के अंदर एक्स एफिशिएंसी होती च नहीं है। तो एक पॉइंट था, ये मैंने बीच में मिस कर दिया था, आपको बताता हूं। मोनोपोली मार्केट के इकोनॉमिक इफेक्ट्स, मोनोपोली मार्केट के इकोनॉमिक इफेक्ट यूनिट 3 के अंदर ही है। ये लो जी, ठीक है। आप बोलोगे सर ये मॉड्यूल में कहां है, तो एक बार दिखा देता हूं।
मॉड्यूल खुल जा। लो जी, कहां गया भैया? ये रहा यूनिट 3। जब आप यूनिट 3 में पहुंचोगे ये रहा पेज नंबर 4.51 पे इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली आएगा। इसके 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक बार ओवरव्यू ले लो बस इसका, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, ये बोलता है मोनोपोली इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट रिड्यूस एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर। कहता है मोनोपोली की हमेशा बेइज्जती की जाती है क्योंकि ये ओवरऑल जो वेलफेयर होता है वो कम कर देता है। वेलफेयर मतलब लोगों की खुशियां, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का जो टोटल मिला के वेलफेयर होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। क्यों? थ्रू लॉस ऑफ प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। यहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी भी नहीं होती, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी नहीं होती, यानी प्रोड्यूसर का लॉस इस वजह से क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर पाता। हालांकि वो हायर रेट चार्ज कर लेता है, तुम बोलोगे तो उसको बेनिफिट है, लेकिन हायर रेट चार्ज करने के बाद भी वो ज्यादा माल नहीं बेच पाता ना, ठीक है। लोग लिमिट में ही खरीदते हैं इनसे माल। और कंज्यूमर का लॉस इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर को वो हाई रेट पर मिलता है, ठीक है। अगला, मोनोपोलिस्ट चार्ज सब्सटैंशियली हायर प्राइसेस। सब्सटैंशियली का मतलब होता है लार्जली, तो लार्जली वो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बहुत लोअर लेवल ऑफ आउटपुट एज कंपेयर्ड विद कंपटीशन फर्म, यानी परफेक्ट कंपटीशन से अगर तुम कंपेयर करोगे तो, ठीक है। और लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली वाले बंदे इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करना एक इकोनॉमी के लिए अनजस्टिफाइबल है, अच्छी बात नहीं है भाई। तुम अपना बेस्ट करोगे तो सबके सब बंदे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक लिमिट में बिल्कुल ही मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, लेकिन आप यहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप अनजस्टिफाइड हो, ठीक है। और यहां बोलता है इधर प्राइस एक्सीड करता है मार्जिनल कॉस्ट से, प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है एंड देयरफॉर इस वजह से कंज्यूमर का सरप्लस भी कम हो जाता है। कंज्यूमर का सरप्लस तो ऑब्वियसली कम होगा, जब उसको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा तो उसका सरप्लस कम हो जाएगा। ज्यादा प्राइस पे करने से कंज्यूमर को मजा कम आता है, इतना समझ के चलो। दिशा को बताओ बच्चों, दिशा को बताओ ये कौन से पेज नंबर पे, दिशा पूछ रहे कौन से पेज नंबर पे, इसको इतना ही समझ लेना बस। आगे पहुंचते हैं 5वें नंबर पे, मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट करती है कंज्यूमर की सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी को बोलते हैं सॉवर्निटी, कंज्यूमर की जो संप्रभुता है, कंज्यूमर का जो मार्केट के ऊपर किंग होना है उसको खत्म करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कंज्यूमर को किंग होना चाहिए मार्केट का। लेकिन मोनोपोली में तो अकेली फर्म है, कंज्यूमर काहे का किंग, ठीक है। एंड कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी टू चूज ये भी खत्म हो जाती है। कंज्यूमर के पास एक ही फर्म है, इससे ही माल खरीदना पड़ेगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं अलग अलग दुकानों से परचेज करने की, ठीक है। मोनोपोलिस्ट में यूज अनजस्ट मींस फॉर क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री टू सस्टेन देयर मोनोपोली पावर। कहता है एक अगर मोनोपोली है वो अपनी मोनोपोली को बचाने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ ऐसे अनजस्ट हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो अच्छे नहीं होते। अनजस्ट मतलब नॉट गुड, मींस मतलब वेपन्स, हथियार, तरीके। जैसे कि मैं आपसे बात बताऊं, जो मोनोपोली वाले हैं, जिसकी मोनोपोली होती है, वो अपनी मोनोपोली पोजीशन मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। या फिर कभी कभी अगर मोनोपोली है तुम्हारी, कोई दूसरा बंदा मार्केट में एंटर करना चाहता है तो उसको बर्बाद करने के लिए खुद लॉस झेल लेते हैं, खुद बेइज्जती करा लेंगे, खुद रेट कम करा देंगे ताकि दूसरा बंदा मार्केट में एंटर ना कर पाए। ये बातें अच्छी नहीं है, ठीक है। बोलता है मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली का मालिक है, हैविंग सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेस इज इन अ पावरफुल पोजीशन टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फेवरेबल लेजिस्लेशंस। ये बात इस भाई आईसीआई मॉड्यूल में दम है, मैं बोल रहा हूं, इसने अगर ये बात लिखी है तो, वरना कई बंदे तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते जो लिखी है। कहता है कभी कभी मोनोपोली इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी सब्सटैंशियल फाइनेंस रिसोर्सेज पे अपना कब्जा कर लेती है। मैं ऐसे एग्जांपल नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी बड़े बिजनेसमैन का, लेकिन
आपको एक बात बताऊं, मोनोपोली कई बार इतना फाइनेंस इकट्ठा कर लेती है कि वो देश के पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट करने लग जाती है, सरकार को अफेक्ट करने लग जाती है और सरकार से अपने फेवर के लेजिस्लेशंस यानी कानून बनाने लग जाती है। लाइन देखो ना क्या लिखी है, कहता है इन्फ्लुएंस कर सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस को। क्यों? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फेवरेबल लेजिस्लेशंस, अपनी मर्जी के कानून बनवाने के लिए। बहुत दम है भाई, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि हां भाई कई बार इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, वेरी ऑफ्टन मोनोपोलिस्ट डू नॉट हैव नेसेसरी इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंट इनोवेशंस। कहता है बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मोनोपोली के मालिक के पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं होता कि वो मार्केट में नई नई इनोवेशन लेकर आए, नए नए स्टाइल लेकर आए। किसी भी बिजनेसमैन का नाम लेना बंद करो, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, अपने को कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तुम समझ गए ना, कहानी खत्म। अरे मामला सेट रहने दो, है किसी की बसुड़ी में फंसना ही नहीं है। ओके, तो ये इनोवेशन इंट्रोड्यूस ही नहीं करते क्योंकि इनका कोई कंपेटिटर ही नहीं है, इनका कोई कंपेटिटर ही नहीं है। जैसे चलना है वैसे चलन दो, क्या चल रहा है वैसे चलन दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोली आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे लोअर प्राइसेस टू देयर सप्लायर। ये बड़ी चालाकी वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया एक अकेली मोनोपोली है, मान लो XYZ, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, मान लो ABC प्रोडक्ट, मान लो समोसा बनाती है, एग्जांपल के तौर पे समोसा बनाती है ये, तो समोसा तो सिर्फ यही बनाती है, तो जो आलू होगा और जो मैदा होगी, जो घी इसमें इस्तेमाल होता है समोसा बनाने में, जो स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये किसको बेचेंगे? ये सिर्फ इसको ही तो बेचेंगे क्योंकि समोसा तो सिर्फ ये बनाता है ना। अबे तो ये इनके साथ गड़बड़ी कर सकता है, समझे बात को? तो यहां यही लिखा हुआ है, ये अपनी मोनोपोली पावर इन सबके साथ इस्तेमाल करेगा, इन सबको कम रेट पे बोलेगा भाई तुम्हें कम रेट पे मैं माल खरीदूंगा, बेचना है बेच वरना रहने दे, किसी और से खरीद लूंगा। क्योंकि खरीदने वाला तो ये अकेला है, अकेला खरीदने वाला है ना, ये सबका मामला खराब कर देगा, सबका मामला खराब कर देगा। और अगला, द इकोनॉमी इज ऑल्सो लाइकली टू सफर फ्रॉम एक्स इनएफिशिएंसी। कहता है मोनोपोली अगर देश में ज्यादा होगी तो देश में एक्स एफिशिएंसी नहीं होगी, यानी कंपटीशन के प्रेशर में अच्छा नहीं होगा, बल्कि कंपटीशन है ही नहीं तो सब कुछ बेकार होगा। इस वजह से मार्केट में जो कंपटीशन है वो लिमिट में है या एब्सेंट है। मैं तो कहूंगा मोनोपोली है तो कंपटीशन एब्सेंट है। आपसे पूछ लेगा एब्सेंस ऑफ कंपटीशन कौन सी मार्केट में होता है, तो वो मोनोपोली में होता है। हाँ, सोना ने बोल दिया प्रिया बनाती है समोसा, वाह 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 वाह, समझे? अच्छा जेपी भाई, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको कराने आया हूं मेरे दोस्त डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस यूनिट 2। ये वाली यूनिट मैंने बोला था लास्ट क्लास में कराऊंगा, तो आप देख पाओगे कि क्या कराने वाला हूं मैं आपको। हाँ जी, ये रही यूनिट 2, ये रह गई थी हमारी, ये यूनिट 2 आज की क्लास में कवर अप करेंगे। इससे पहले मैं बच्चों आपके कुछ डाउट्स देख लेता हूं, जिनके कुछ डाउट्स होंगे उनके ऊपर बात कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इफेक्ट लिखने हैं कॉपी में? हाँ प्रिंस लिखने हैं। ये लो जी, रॉकी भाई का एग्जांपल मत देना भाई, एग्जांपल तो तुम्हें देना ही नहीं, खैर ठीक है भाई। वेरी गुड साहिल साहू मेरी जान, ठीक है। अंकित तिवारी, ये इकोनॉमिक इफेक्ट्स थे, ये इकोनॉमी के ऊपर जो इंपैक्ट होते हैं वो थे। सीए कृतिका सेठ आपके लिए ही वो शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें स्लोप के बारे में समझाया है, ठीक है, उसको देख लो। आज सॉरी यार, आज वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी, आज थोड़ा वीडियो कॉल का सिस्टम यहां लगाया नहीं है। जो बच्चे बोल रहे हैं आज वीडियो कॉल करना, आज नहीं हो पाएगी, पहले बता रहा हूं। स्नेहा कोई बात नहीं, ठीक है, देवेश रखूंगा देवेश मेरे भाई, वो भी रखूंगा। देखो भैया, मैंने आपको यूनिट 2 में बताया था मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब चैप्टर नंबर 2 में बताया था मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट में दो तरीके के बंदे होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। तो जहां पर बायर की टोटल डिमांड और सेलर की टोटल सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो,
यानी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां एक दूसरे के बराबर हो, उस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और ये सब हम कहां पढ़ रहे हैं? ये सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन की पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में है। आप एक वर्ड देखोगे, इसने पता नहीं क्यों बार बार बदल बदल के लिखता है, इसको समझ नहीं है या फिर बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है। ये देखो दोस्त, परफेक्ट कंपटीशन को ये ओपन कंपेटिटिव मार्केट भी बोल देता है। इससे कुछ डर लगना नहीं चाहिए। जितनी भी हम इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, सब में तुम्हें यह तो पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है। मतलब हम चाहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए। लेकिन मेरे दोस्त, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर जहां मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, वहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं अब। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। इस यूनिट को आपको मॉड्यूल से नहीं पढ़ना, जो मैं कराऊंगा आज यही खत्म हो जाएगा। इस यूनिट को ऐसे पढ़ना है जैसे मैं कराऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल में कम दिया है, मैं आपको थोड़ा ज्यादा डायग्राम कराऊंगा। तो प्लीज यूनिट 2, सिर्फ यूनिट 2 के बारे में बोल रहा हूं। चैप्टर 4 यूनिट 2 इधर से पढ़नी है। मॉड्यूल में कम दिया है, क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो मैं वो कराऊंगा। तो मार्केट इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन जहां डिमांड और सप्लाई बराबर, जैसे कि मान लो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कहां है? इस पॉइंट पे। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको मार्केट क्लियरिंग भी बोलते हैं। मार्केट क्लियर हो गई। और दोस्त, जो यहां पर प्राइस होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं, इधर जो भी प्राइस होता है, दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो किसी भी कमोडिटी का इक्विलिब्रियम प्राइस वहां पर डिसाइड होता है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो। नीचे होती है क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो मॉड्यूल में तो दिया नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च करता है आईसीआई। अभी किया था एक जून वाले बच्चों के लिए, जून का जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए लॉन्च किया था। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन दोस्त ये दिया हुआ था, एक डिमांड की इक्वेशन दी हुई थी। डिमांड की इक्वेशन में मान लो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 100 माइनस 10p। डिमांड की इक्वेशन दे दी। एक सप्लाई की इक्वेशन दे दी, ये लिखा हुआ है मान लो 400 प्लस 10p। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कर दो 900 मान लो, इतना है। तो बोलता है इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा ये बताओ। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिर बोलता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होती है ये बताओ, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। दोस्त, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब आपको डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन गिवन हो दो, तो आप दोनों इक्वेशन को बराबर पुट कर देना। दोनों इक्वेशन को बराबर पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम तो भैया तब आता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो। इधर डिमांड ये रही, डिमांड की जगह क्या लिखूंगा 900 माइनस 10p लिख दिया पूरा, इज इक्वल टू सप्लाई की जगह क्या लिखूंगा 400 प्लस 10p। अब क्या करूं, ये 900 है, इसको ऐसे ही रहने दो, 400 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 10p लिखा था, ये वाला 10p माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 900 में से 400 गए, 500 बचे, 10 और 10 20p, ये 20 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 500 बटे 20 क्या होता है 25। तो इक्विलिब्रियम प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। 25 आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसको ठीक कर देना। ठीक है विपुल भाई, गलत निकालिए आपने, 250 निकाल दिया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अगर निकालनी है तो इस प्राइस को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, डिमांड इज इक्वल टू 900 माइनस 10, प्राइस की वैल्यू कितनी है 25, पुट कर दो 650 आ जाएगी। आप इसमें भी पुट कर दे तो भी 650 आती, करके देख लेना। ठीक है, वेरी गुड हितेन भाई, 255 लिख दिया आपने गलती से, मैं समझ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। जानते हो या नहीं जानते हो? लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है,
ये मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्त अब यहां ढंग से समझना शुरू करो। जहां सप्लाई ज्यादा है, ज्यादा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोर। मोर मतलब ग्रेटर, ग्रेटर मतलब एक्सेस। तो सप्लाई ज्यादा है तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। आप इसको प्यार से सरप्लस भी बोल सकते हो। सरप्लस मतलब ज्यादा, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। इधर डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो यहां पर एक्सेस कौन है? डिमांड। तो इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड भी बोल सकते हो। तो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। तो लोग ज्यादा चाहते हैं, तुमने प्रोडक्शन कम किया है, तो लोगों को लग रहा है माल की शॉर्टेज हो गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, बहुत प्यार से समझाऊंगा। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है? क्वेश्चन कैसा आता है शिवानी, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि मान लो एक्सेस डिमांड है मार्केट में, एक्सेस डिमांड है, कोई भी सामान है उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जैसे कि मैं बताऊं, जब 15 अगस्त आएगा ना, तो जिस दिन 15 अगस्त होता है उस दिन दुकानों पे लोग पतंग खरीदने पहुंच जाते हैं, दुकान वालों की पतंग खत्म हो रही होती है। दिवाली के दिन लोग पटाखे खरीदने पहुंच जाते हैं, उसके पटाखे खत्म हो रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब लोगों को लगता है कि लोग बहुत सारे खरीदने वाले आएंगे, सप्लाई कम है, तो ऐसे में वो रेट बढ़ा देते हैं। तो दोस्त सेलर को लगता है हमारे पास माल कम है, बायर बहुत सारा खरीदना चाह रहे हैं, तो सेलर के पास चांस है कि वो प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसका इंपैक्ट ये होगा, प्राइस बढ़ने लगेगा, प्राइस बढ़ने लगेगा, प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा, अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। लेकिन जब दिखता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, जैसे कि मैं आज बोलूं, आज 15 अगस्त नहीं है ना, आज पतंग खरीदने जाओगे आपको सस्ती मिल जाएगी। आज दिवाली वाले पटाखे अगर खरीदने जाओगे वो सस्ते मिल जाएंगे, होली के रंग खरीदोगे सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि जिनके पास रखा है माल वो सस्ते में दे देंगे, ठीक है? तो यहां पर सेलर के पास बहुत सारा माल रखा है, डिमांड है नहीं उसकी, बहुत कम है, तो ऐसे में प्राइस वो सस्ते रेट में माल बेच देते हैं। तो ऐसे में प्राइस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आता है, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस, ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है भैया, लेकिन मैं आपको पहले डायग्राम समझा दूं। देखो जी, एक डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है? ये लो जी, 2 जगह डायग्राम बना दिया, 3 जगह बना दिया, ये लो जी, ठीक है जी। मैं कहता हूं किसी कमोडिटी को बेचने का सही रेट 10 रुपए है, किसी कमोडिटी को बेचने का सही रेट, इक्विलिब्रियम रेट 10 रुपए है। क्रिश मैं देखता हूं वॉइस की प्रॉब्लम बता रहे हो आप, राइट? बोला, बलवंत भी बोल रहा है वॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो देखो सही रेट मान लो 10 रुपए है, आप जबरदस्ती अगर इस माल को मार्केट में यहां 15 का बेचने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारा सामान कम खरीदेंगे। तुमने रेट जबरदस्ती बढ़ा दिया ना, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं इस रेट पर डिमांड कितनी होगी, डिमांड कर्व बताएगा भैया इतनी डिमांड होगी। इस रेट पर सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई इतनी होगी, तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस, ठीक है? ऐसे में इनका माल बिकेगा नहीं, प्रोडक्शन बहुत सारा है, अबे तो इन गधों को वापस रेट कम करना पड़ जाएगा। तो ऐसे प्राइस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आता है, डाउनवर्ड प्रेशर आता है, वापस प्राइस नीचे आएगा, होगा नहीं होगा? चलो जी, मान लो किसी माल को बेचने का सही रेट जो इक्विलिब्रियम है 10 रुपए है, आप उसको 5 रुपए में बेचने लगे हो, सस्ते में बेच रहे हो, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस आप बेच रहे हो। तो यार जब तुम बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस बेच रहे हो तो माल तुम हद से ज्यादा सस्ता बेच रहे हो, खरीदने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन सेलर्स का मन नहीं करेगा, अबे इतने सस्ते में कौन बेचता है? तो देखो इस रेट पर सप्लाई कम है और इसी रेट पर इसकी टक्कर मारो डिमांड कर्व पे, डिमांड कर्व ये है ना, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। ऐसे में क्या होता है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो वापस से
सेलर को दिखेगा खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो उसका रेट बढ़ा दो, तो रेट बढ़ जाता है इसका, तो प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आ जाता है। इन दोनों चीज को एक ही डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मॉडल में दिखाया है। ऊपर बोल दिया ऐसे सरप्लस है, नीचे बोल दिया ऐसे शॉर्टेज है। बस पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा भैया शॉर्टेज के केस में प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर आता है और सरप्लस के केस में प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर आता है। ये पेपर का क्वेश्चन है। आप चाहो तो इस बात का मुझे जवाब भी दे सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन बना के भी लाया हूं। अब आपसे पूछता हूं मैं एक क्वेश्चन, मैं कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो चलो मिल जाएगा आपको। आप मुझे ये बता दो बायलेटरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इसके लिए 1 मिनट देता हूं आपको मैं। कितना मिनट? 1 मिनट नहीं, 45 सेकंड देता हूं। बायलेटरल मोनोपोली, इसके बाद आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे, इसके बाद आते हैं। वेरी गुड रजत। बायलेटरल का मतलब दो तरफा, एक सेलर और एक बायर। सी वाला सही आंसर हो जाएगा, इसको ठीक करेंगे बिल्कुल। करण और क्रिश, फिर मानसी, सरीश, प्रियांशी, संदेश, ये टॉपर्स हैं। मैं देखता हूं मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है, मॉड्यूल के अंदर राज्य क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने अभी अपवर्ड प्रेशर डाउनवर्ड प्रेशर के क्वेश्चन कराए हैं। अरे कहां गया, काका खो गया क्या? कोई नहीं यार, मिला नहीं। तुम समझ गए ना कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। अमन सिंह भाई, यही देखता हूं, चल भाई। प्राइस रिजिडिटी रोहित त्यागी ओलिगोपोली में होती है, किंग डिमांड कर मॉडल में। अमन भाई है ही नहीं इसमें, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी बात हो गई। मैं आपसे एक छोटी सी और बढ़िया बात करना चाहूंगा। आज की क्लास में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिक्स पता लगेंगे। देखो जी, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का क्या हाल होता है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, ठीक है, ओके। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है,
यही होता है, यही होता है। असली बात देखो, रियल लाइफ में जब किसी सामान का डिमांड बढ़ रहा होता है तो इसका प्राइस बढ़ता है या कम होता है? जल्दी बताओ। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, जब किसी चीज के पीछे सब पड़े होते हैं, तो इसकी डिमांड कम होती है या ज्यादा होती है? मतलब इसका प्राइस कम होता है या ज्यादा होता है? जल्दी, ये तुम्हारी थॉट क्या बोलती है? हमारी थॉट क्या बोलेगी? जब कोई प्रोडक्ट हाई डिमांड में है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं भाई, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो यार लॉ ऑफ डिमांड ये क्या है? तो अब ध्यान सुनना दोस्त, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है पहले प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, पहले प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। अगर डिमांड बढ़ गई है ना तो प्राइस बढ़ेगा, यहां पहले प्राइस नहीं बदला। समझे बात को? तो प्राइस के बढ़ने से तो डिमांड कम ज्यादा होती है, अगर लेकिन डिमांड में बदलाव हो गए तो प्राइस भी बदल जाता है। ये सिखाऊंगा आपको आज, ये सिखाऊंगा आपको आज, ठीक है? अच्छा, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होती है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। आप मुझे बताओ, अगर मार्केट में ऑलरेडी किसी कमोडिटी की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? बताओ जल्दी, बढ़ेगा या कम होगा? जब कोई चीज मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसकी बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो उसका रेट कम हो जाता है मार्केट में। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? पहले प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, पहले प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। लेकिन दोस्त, अगर पहले सप्लाई बढ़ गई ना तो प्राइस कम होता है। ये चीज ज्यादा अवेलेबल हो गई है मार्केट में, लोग इसको खरीद नहीं रहे, तो इसको बेचने के लिए रेट कम ही करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है, लेकिन ये भी सच है। तो ये वाले सच आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप जानते हो इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड और सप्लाई की इक्वालिटी पे डिसाइड होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि डिमांड और सप्लाई इन दोनों में से कोई एक भी बदल गया तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस बदल जाएगा। आपको मैं जो आगे पढ़ाने वाला हूं वो ध्यान से सुनना दोस्त, आप बहुत प्यार से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। मैं कहता हूं कि ये जो प्राइस है ना, ये कभी इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डिमांड भी बदल सकती है, सप्लाई भी बदल सकती है। अगर इन दोनों में बदलाव आए, किसी एक में भी बदलाव आया, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस बदल जाएगा और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बदल जाएगी। ये पढ़ना है, यूनिट 2 इसके बारे में है। किसके बारे में? कि डिमांड और सप्लाई में बदलाव होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी भी बदल जाती है। डायग्राम पूरा प्रॉपर समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अंकित तिवारी भाई, पहले आपकी बात सुन लेता हूं। सर जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो वो चैप्टर 2 में है। यस यस यस, अरे हाँ अंकित भाई, समझ गया मैं, ठीक है, समझ गया मैं। इधर आ जाओ जरा। अच्छा, अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर का क्वेश्चन वो चैप्टर 2 में है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, मैं समझ गया अंकित भाई, ठीक है। बच्चा बोल रहा है शिवम गर्ग सर इसके 12 डायग्राम है, हम 12 से ज्यादा करेंगे, टेंशन मत लो। देखो जी, पहले मैं बताऊंगा आपको, कुछ बेसिक पता होने चाहिए। ये डिमांड कर्व है दोस्त, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे अगर डिमांड कर्व ये है और डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ये ध्यान रखना। अगला बेसिक, ये सप्लाई कर्व है, नहीं है, ये सप्लाई कर्व है, और अगर आप कहते हो सप्लाई इंक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अगला, ये सप्लाई कर्व है और आप कहना चाहते हो कि सप्लाई डिक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये बेसिक ध्यान रखना, ये काम में आएंगे, ठीक है। मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि डिमांड के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या बदलाव आता है, डिमांड के डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या बदलाव आता है, डिमांड सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या बदलाव आता है, और सप्लाई के डिक्रीज होने से क्या बदलाव आता है। तनिष्का नहीं बताया था मैंने, ये चैप्टर यूनिट 2 है, ये नहीं बताया था, ढंग से समझो जरा आप।
ठीक है, चलो जी समझ लेते हैं, आओ। पहला केस पढ़ाऊंगा, जब डिमांड इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इधर लिखूंगा प्राइस, इधर लिखूंगा क्वांटिटी। तो देखो जी, ये बनेगा आपका सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस P1 लिख दिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 लिख दिया। मान गए आप? ओके, चलो जी इसको ही करते हैं। डिमांड के इंक्रीज होने का इंपैक्ट क्या आएगा? अब आपको बेसिक पता होने चाहिए। डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये D से D1 हो जाएगा। पुराने वाले को भूल जाओ, नए वाले को देखो। सप्लाई की बात नहीं कर रहे, सप्लाई वही रहेगी। तो अब ये सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को यहां कट कर रहे हैं। तो पुराना इक्विलिब्रियम ये था, नया इक्विलिब्रियम ये आ गया। इस पॉइंट पे प्राइस कितना है? P2, जो कि पहले से ज्यादा है। तो आप चुपचाप बोल दो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और इस पे क्वांटिटी देखना, ये आ जाएगी जो कि पहले से ज्यादा है। तो चुपचाप बोल दो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा कि डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंक्रीज छोड़ो, अगर हम बात करें डिमांड के डिक्रीज होने का क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको डिमांड को डिक्रीज करना है। ये डिमांड कर्व है, डिक्रीज है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये नया वाला डिमांड कर्व। तो पुराना इक्विलिब्रियम ये था, इस पुराने वाले कर्व को भूल जाओ, नया वाला इक्विलिब्रियम ये आ जाएगा। यहां पर प्राइस P2 पहले से कम, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया। इधर क्वांटिटी Q2 पहले से कम, तो क्वांटिटी भी कम हो गई। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। इसके लिए एक प्यारी सी टेबल है आप लोगों के लिए। ये सिचुएशन लिखकर लाए हैं दोस्त, सिचुएशन कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एक बच्चे ने बोला सर रिपीट करो, मैं रिपीट कर देता हूं। डिमांड सप्लाई, ये लो जी, ये सबसे पहले तुम्हें ये डायग्राम बनाना ही है। अब क्या बोल रहा है, डिमांड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट। ये वाले से पता लग रहा है कि प्राइस पहले से ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज। ये वाले से पता लग रहा है कि क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज। ओके ओके, इधर देखो डिमांड सप्लाई कर्व बना दिए। अगर मैं बोलूं कि डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व को पीछे शिफ्ट कर दो, तो ये नया वाला पॉइंट आएगा, प्राइस पहले से कम, क्वांटिटी पहले से कम। तो ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, क्योंकि इधर प्राइस लिख रहे हैं, इधर क्वांटिटी लिख रहे हैं। एक टेबल बना के दे रहा हूं आपको, सिंपल सॉर्ट हो जाएगा मामला। ओके ओके, रिपोर्ट है। हाँ हरियाणा सरकार, ये सारे परफेक्ट कंपटीशन के हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी सप्लाई कर्व पे। ये तो हम डिमांड कर्व देख रहे थे, अब सप्लाई कर्व पे आ जाओ। सप्लाई में अगर बदलाव आ गया, मान लो सप्लाई इंक्रीज हो गई दोस्त मेरे, अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बेसिक बताए थे मैंने। तो अब पुराने वाले कर्व को भूल जाओ, नए वाले को ध्यान रखो। नए वाले पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, पुराने वाले का ये था। इस पे प्राइस पहले से कम है तो प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी पहले से ज्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ गई है। कितना सिंपल है। अगला कराऊंगा, सप्लाई के डिक्रीज होने का क्या इंपैक्ट होगा। सप्लाई डिक्रीज होने से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पुराना पॉइंट ये था इक्विलिब्रियम, नया वाला ये आ जाएगा। इससे पता लग रहा है कि प्राइस पहले से ज्यादा हो गया, क्वांटिटी पहले से कम हो गई। तो प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम। जिस बच्चे को समझ नहीं आया मैं रिपीट कर रहा हूं हाथ के हाथ। ये सारे डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाओगे, पता है कैसे, ऐसे टेबल बना के ऐसे साथ साथ में। देखो जी, ये इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, राइट। मैं पेन का कलर थोड़ा पतला करता हूं और देखो जी, यहां बता रहा हूं सप्लाई अगर इंक्रीज हो गई तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। सप्लाई इंक्रीज होने से सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये, तो प्राइस पहले से कम तो डिक्रीज। क्वांटिटी ये, तो क्वांटिटी पहले से ज्यादा तो क्वांटिटी इंक्रीज। इधर क्वांटिटी के पॉइंट आ रहे हैं, इधर प्राइस के पॉइंट आ रहे हैं। अगले में सप्लाई अगर डिक्रीज हो गई तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट लिखा है ना, इफेक्ट प्राइस पे और क्वांटिटी पे।
सप्लाई डिक्रीज होने से सप्लाई कर्व पीछे। नया पॉइंट ये, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम, तो प्राइस ज्यादा बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ये 4 चीजें कराई हैं मैंने अभी तक आपको। परी मोदी कह रही है बहुत इजी है, अर्शदीप बहुत बढ़िया, स्नेहा बहुत बढ़िया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दूं मैं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा देते हैं। कहता है विद अ गिवन सप्लाई कर्व, कहता है सप्लाई कर्व गिवन है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं है, डिमांड डिक्रीज होगी, तो इन चारों में से क्या होगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या होगा। आपके पास सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड्स है। कहता है डिमांड डिक्रीज होगी, तो इधर समझा देता हूं। इसमें क्या करना है, डिमांड सप्लाई कर्व बनाए। कहता है सप्लाई कर्व में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज तो डिमांड कर्व पीछे गया, लेफ्टवर्ड, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। आप देख लो प्राइस कम और क्वांटिटी कम कहां है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम। तो डिक्रीज इन प्राइस ठीक है, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये ठीक है। सी वाले के साथ चले जाएंगे, आंसर आपको पता लग गया कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। रफ वर्क चाहिए होगा यहां पर, सी के साथ जाएंगे। ज्यादातर बच्चे सही हैं यहां पर, ठीक है भैया। प्राइस भी कम, क्वांटिटी भी कम, तो दिमाग लगा लेना, ऐसे सॉल्व करना है। पृथ्वी, रुशील, अरमान, दीपक परमार आर द टॉपर्स, कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बीच में ऐसे ही बता दिया था। इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ते टाइम ये अज्यूम किया जाता है, क्या अज्यूम किया जाता है कि एक फर्म का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। फर्म का साइज कितना भी हो, टाइप कुछ भी हो, फर्म छोटी हो, बड़ी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, डजंट मैटर। साइज मैटर नहीं करता, टाइप मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि प्रॉफिट कमाना है बस उसको। चलो इसको छोड़ो, ठीक है। लो जी, अब आएंगे अगले टॉपिक पे। यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात समझना दोस्त, मैं बोल रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। डिमांड में चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी बदल जाती है। सप्लाई में चेंज होने से भी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी बदल जाती है। लेकिन अब ये पूछता हूं कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बदल गई तो, एक साथ को बोलते हैं टुगेदर। टुगेदर का मतलब साइमल्टेनियसली भी होता है। तो अगर डिमांड और सप्लाई में साइमल्टेनियस चेंज आ गया, दोनों एक साथ इंक्रीज हो गए या दोनों एक साथ डिक्रीज हो गए, तो क्या बदलाव आएगा इक्विलिब्रियम पे, वो बता रहा हूं। देखो जी, ठीक है कृष्णा, बता दूंगा। देखो जी, मान लो डिमांड भी इंक्रीज, थोड़ा कलर्स, डिमांड भी इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, दोनों ही इंक्रीज हो गई। तो दोस्त दोनों के इंक्रीज होने में 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। या तो जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी ही सप्लाई इंक्रीज हो, या डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आया होगा, सप्लाई में कम इंक्रीज आया होगा, या डिमांड में कम इंक्रीज आया होगा, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज आया होगा। 3 केस बन सकते हैं। तुम बोलोगे क्या 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 बोले, क्या बोले, क्या बोले? मैंने बोला देखो, हो सकता है कि डिमांड आपकी 100 से 500 हो गई, सप्लाई भी 100 से 500 हो गई, तो इसका मतलब ये जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी ही सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, बराबर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था डिमांड आपकी 100 से 500 हुई है लेकिन सप्लाई 100 से 200 हुई है, यानी डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हुआ है, सप्लाई में इंक्रीज कम हुआ है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि डिमांड 100 से 200 हुई हो और सप्लाई 100 से 500 हो गई हो, यानी सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हुआ होगा। जो ज्यादा होता है उसकी तरफ ये दोनों मुंह खुले होते हैं, डिमांड में इंक्रीज कम हुआ होगा। तो जब दोनों एक साथ इंक्रीज हो, डिमांड और सप्लाई, तो उसमें 3 केस हो सकते हैं। तो ये तीनों केस कराऊंगा आपको, तीनों के तीनों केस करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे दोस्त। ये देखो, डिमांड, सप्लाई, ये 3 डायग्राम बनाऊंगा मैं। इसमें सिखाऊंगा आपको जब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई हो, तब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यार
ये मान लो प्राइस है, ये मान लो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड को इंक्रीज कर दो। जितना डिमांड को इंक्रीज किया है ना, उतना ही इक्वल सप्लाई को भी इंक्रीज करो। मतलब जितना गैप ये लिया है उतना ही ये वाला ले दो। नहीं आया? ये लो, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो आप एक काम करो, पुराने वाले दोनों कर्व को भूल जाओ, हरे हरे दोनों नए कर्व है, इनको ध्यान रखो। इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। यहां पर प्राइस नहीं बदला, जितना था प्राइस उतना ही रहा। क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो गई, तो हम बोलेंगे इसमें प्राइस में नो चेंज आएगा, कांस्टेंट है प्राइस। क्वांटिटी की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाएगी। दोस्त रट्टा नहीं मारना, ये डायग्राम ड्रॉ करके देखने हैं। कभी भी तुम्हें रट्टा नहीं मारना, हमेशा ड्रॉ करके देखोगे, हो जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो जी, मैं बोलता हूं, मुझे दिखाना है डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ज्यादा इंक्रीज डिमांड में आया है। तो अपन एक काम करेंगे, ये मान लो प्राइस है इक्विलिब्रियम, ये मान लो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करने हैं ना, तो पहले डिमांड को इंक्रीज करो। डिमांड को मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, सप्लाई को भी इंक्रीज करना है लेकिन कम, तो सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, मतलब ये गैप ज्यादा था, ये गैप कम है इससे। तो आप देखो, दोनों नए कर्व ने एक दूसरे को यहां काटा है, तो नया इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट है, नई क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की ये वाली है। तो प्राइस भी पहले से ज्यादा हो गया, क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा हो गई, तो इसका इंपैक्ट ये आएगा, प्राइस भी बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई। ओके, अगला आ जाओ। अब मैं बताऊंगा, डिमांड भी बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सप्लाई में ज्यादा बदलाव आए हैं। तो आप बोलोगे कि ये पुराना प्राइस, ये पुरानी क्वांटिटी, और भैया सप्लाई में ज्यादा बदलाव है, तो पहले सप्लाई को इंक्रीज कर दो, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, अब डिमांड को इंक्रीज करो थोड़ा सा। तो ये क्लियर कट हो गया कि ज्यादा बदलाव सप्लाई में आए हैं। तो दोनों पीले कर्व ने यहां कट किया, प्राइस पहले से कम दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी पहले से ज्यादा दिखाई दे रही है, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा। अरे तुम कितना याद करोगे, ये याद होगा ही नहीं, ये याद होगा ही नहीं, समझे? इसको सीखना पड़ेगा कि कब किस कर्व को राइट लेफ्ट कैसे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 3 केस कराऊंगा दोस्त, वो वाले जब डिमांड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जब दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, मान लो डिमांड भी डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज, लेकिन दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में। क्या बोला मैंने? दोनों बराबर के रेशो में, या प्रोपोर्शन कुछ भी बोल दो, दोनों बराबर प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो गए, या डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है, सप्लाई कम डिक्रीज हुई है, या डिमांड में कम डिक्रीज है, सप्लाई में ज्यादा डिक्रीज है। तीनों के डायग्राम, ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बदलाव करेंगे अभी, बीच वाले का डायग्राम यहां बना देते हैं, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। ओके, इसका डायग्राम यहां बना देते हैं, ये डिमांड सप्लाई बना दिए, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब एक एक करके डिक्रीज करते हैं। भैया डिमांड भी डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज, मतलब डिमांड मान लो 100 से 50 हो गई, सप्लाई भी 100 से 50 हो गई, दोनों में बराबर का फॉल आया है। तो जितना तुम डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, उतना ही सप्लाई को भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना, तो नया इक्विलिब्रियम आएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो क्या बोलोगे? प्राइस में नो चेंज, क्वांटिटी कम हो गई। रट्टा नहीं मारना, डायग्राम बनाना सीखना है। ठीक है स्वीटी दास, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब क्लास खत्म होगी, वरना आपका मन कर रहा है तो अपने इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑफ करो, क्लास खत्म हो जाएगी। आओ जी आओ। अगला, डिमांड भी डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज, लेकिन ज्यादा डिक्रीज कौन? डिमांड। तो जो ज्यादा है ना, पहले उसको मैं ज्यादा ही डिक्रीज कर देता हूं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, फिर सप्लाई को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि दिखना चाहिए ये कम है, ये ज्यादा है। नया इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर, जो कि पहले से कम है, क्वांटिटी भी पहले से कम है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई, दोनों। रट्टा कोई मारेगा नहीं, सीधा सिंपल। अच्छा जी, अगला, डिमांड कम, सप्लाई भी कम, लेकिन ज्यादा गिरावट सप्लाई में। तो सप्लाई में ज्यादा गिरावट है, पहले इसको मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया। अब डिमांड में कम गिरावट है, तो डिमांड को थोड़ा सा कम कर दिया।
नया पॉइंट यहां आया है तो प्राइस पहले से ज्यादा, क्वांटिटी पहले से कम, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम। दोस्तों पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आया, ध्यान रखना कि डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइस में नो चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, आप ध्यान देना तीनों केस में ना, तीनों केस में एक खास बात है, जब जब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं ना, तीनों में खास बात है क्वांटिटी डिक्रीज ही हुई है। तीनों में क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। तो एक बात तुम्हें समझनी होगी, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि डिमांड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और ये गिवन नहीं है आपको कि इक्वल डिक्रीज हो रहे हैं या कोई ज्यादा या कोई कम, तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि ये तो पक्का है कि क्वांटिटी डिक्रीज होगी, लेकिन प्राइस के बारे में हम तभी बता पाएंगे कि वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा जब आप करेक्ट करके बताओगे कि कौन कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, जैसे कि इससे पहले आपने किया, ये 3 केस किए थे ना, ये 3 केस, इन तीनों केसों में एक खास बात है कि आपकी इन तीनों केसों में एक खास बात है कि क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, प्राइस के बारे में कहा नहीं जा सकता। देखो दोनों बराबर थे तब भी क्वांटिटी इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस में नो चेंज, क्वांटिटी तब भी इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस डिक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये तब बोलेंगे जब एग्जैक्ट दिया होगा। मैंने आपके लिए टेबल बनाई है ताकि आपको ढंग से याद हो जाए। देखो जी, ये लो जी, ये सिचुएशन आपके सामने कहता है इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। इसका मतलब जितनी डिमांड इंक्रीज होगी उतनी ही सप्लाई इंक्रीज होगी मेरे दोस्त। इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, समझे। इसका डायग्राम आप बनाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपने अगर कंक्लूजन निकाल लिया तो आपको समझ में आ गया। मैंने कभी होमवर्क नहीं दिया, ये डायग्राम बनाने आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये वाला केस है इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये तीनों डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, आप भी बनाओगे, चेक करोगे कि क्या हो रहा है। फिर डिक्रीज वाले क्वेश्चन आ गए, तो डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, यहां बनेगा। ओके, अगले में डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई का यहां डायग्राम बनेगा। फिर डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई का यहां डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये बातें ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने कुछ नोट करने के लिए आपको दिया भी हुआ है पॉइंट यहां पर। वैसे बोला है कि जब व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, जब डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हो और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है आपको। इंफॉर्मेशन क्या गिवन नहीं है कि इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई है या इंक्रीज इन डिमांड इज इंक्रीज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई है, ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। तो आप क्या देखोगे, आप यह देखोगे कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इफेक्ट ऑन प्राइस कैन नॉट बी कंफर्म्ड। प्राइस के ऊपर इफेक्ट हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चंदू भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। श्वेताक्षी क्या बोल रहे हो सर आप? नोट्स इसके बना लेना, नोट्स जो मैंने बोल रखा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो जाते हैं तो ये तो गारंटी है कि क्वांटिटी डिक्रीज होगी, लेकिन प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा वो कंफर्म नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं थोड़े हटके। ये लो जी, ये क्वेश्चन है। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन क्रैक करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर से फैक्टर्स पता होने चाहिए। अभी नहीं पता होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है पीयूष, बहुत इजी लग रहा है आपको, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम और नंबर ऑफ सेलर दोनों डिक्रीज हो गए। लो जी 45 सेकंड्स का टाइम देता हूं। कहता है कंज्यूमर की इनकम भी डिक्रीज, ठीक है, और नंबर ऑफ सेलर भी डिक्रीज, मार्केट में नंबर ऑफ सेलर भी डिक्रीज। तो भैया इनकम डिक्रीज है तो वैसे तो इनकम डिक्रीज होने से
इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन जब कुछ ना गिवन हो तो हम नॉर्मल मान लेते हैं। इनकम डिक्रीज होने से डिमांड भी डिक्रीज होती है, और नंबर ऑफ सेलर सप्लाई का फैक्टर है। जब नंबर ऑफ सेलर यानी दुकानें कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो बोल रहे डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो गई। ठीक है, तो ये बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो भैया देखो दोनों कम हो गए हैं, अब ये गिवन ही नहीं है कि ये दोनों बराबरी में कम हुए हैं या डिमांड ज्यादा कम हुआ है सप्लाई कम है, ये गिवन ही नहीं है। सिचुएशन कौन सी है, बस ये गिवन है कि दोनों कम हो गए। तो यार ये तो श्योर है कि यहां पर क्वांटिटी कम हो जाएगी। आप डायग्राम बना के देख लेना, प्राइस के बारे में कह नहीं सकते, समझे। ये तो श्योर है कि यहां पर क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस के बारे में कह नहीं सकते। अभी मैं यही पढ़ा रहा था आपको, ज्यादातर बच्चे सही हैं, क्रिश और रुशील, मैंने यही समझाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। जब सब कुछ डिक्रीज हो रहा हो तो क्वांटिटी के ऊपर इंपैक्ट देखना डिक्रीज, जब सब कुछ इंक्रीज हो रहा हो तो क्वांटिटी के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। ये लो जी, ये लिखा है इफ सप्लाई इंक्रीज ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड। कहता है सप्लाई इंक्रीज हो रही है ग्रेटर प्रोपोर्शन से देन डिमांड, यानी डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन से सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये आप आसानी से कर सकते हो भाई। कैसे, आप एक डायग्राम बनाओ डिमांड सप्लाई के ऐसे। अब देखो जी, सप्लाई इंक्रीज हो रही है ना ज्यादा, वो भी तो सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो, डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज करो। डिमांड कर मान लो ये कर दिया, नया पॉइंट ये वाला आया, प्राइस पहले से कम है क्वांटिटी पहले से ज्यादा है, तो कंक्लूजन यही निकला है प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा। अब अपने ऑप्शन में ढूंढ लो कहां लिखा है प्राइस कम और क्वांटिटी ज्यादा, तो मेरे को लास्ट में दिखाई दे रहा है द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर। प्राइस कम है मतलब लोअर देन द ओरिजिनल प्राइस, एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर, न्यू क्वांटिटी हायर है, तो प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा मुझे चौथे ऑप्शन में दिखाई दिया, तो मैं डी वाले को ठीक कर दूंगा। लेकिन दोस्त ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 मिनट तो लगेगा, 1 मिनट में डायग्राम बनाओगे, 1 मिनट में 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे हैं, तो प्रिपेयर रहना इरम, प्रिपेयर रहना। बिल्कुल सही, डी वाला सही आंसर है यहां पर। मान्या, माधव, राहुल, देव, वंशिका, संतोष, आयुष, शेखर, स्वीटी, नवीन, चवन, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मैं ये वाले पे आता हूं। कहता है एक कॉमोडिटी है जेड, अबे जेड लिखो, वाई लिखो, एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कहता है देयर इज साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। कहता है डिमांड भी इंक्रीज है और क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज है। ये गिवन ही नहीं है कि बराबर ज्यादा कम कुछ है, गिवन ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, 30 सेकंड दूंगा, आप याद करो जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा। हाँ हाँ राजवीर सिंह अखावत, मैंने ही करवाया आपको, वेरी गुड कृष्णा, क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। जल्दी से बच्चे थम्स अप करते रहेंगे, क्लियर है थम्स अप कर दो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को पता लग गया कि बातें क्लियर है। आज ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। अबे जब सब कुछ इंक्रीज हो रहा है तो मैंने सिखाया था क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस के ऊपर कंफर्म नहीं कर सकते, तो यहां लिखा है इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड अनसर्टेन इफेक्ट ऑन प्राइस। प्राइस के ऊपर इफेक्ट अनसर्टेन है, नहीं बता सकते भाई, वो इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो सी वाले के साथ जाएंगे। ज्यादातर बच्चे सही है, माधव, कृष, रुशिल, लक्ष्य, वंशिका, ज्ञानेंद्र ठाकुर, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला कहता है सुपोज, अच्छा टाइमर चालू कर दूं पहले 90 सेकंड का, आप दिमाग लगाओगे इस पे। सुपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो सप्लाई बढ़ गई। टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो सप्लाई बढ़िया हो जाती है, चैप्टर नंबर 2 में बताया था। ओके, कहता है एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर सो दैट देयर इज ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कहता है इसी टाइम पर लोगों ने कंप्यूटर्स के बहुत सारे अलग अलग यूज भी फाइंड आउट कर लिए हैं,
तो वो ज्यादा यूज करेंगे कंप्यूटर्स को, तो भैया इसी टाइम पर कंप्यूटर्स के डिमांड भी बढ़ गई है क्योंकि नंबर ऑफ यूज भी उसके बढ़ गए हैं, यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रही है। तो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होगा। मैं फिर बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में क्लियर किया ही नहीं उसने कि दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं, कौन ज्यादा कौन कम बढ़ रहा है, कुछ किया ही नहीं। तो जब दोनों बढ़ रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस के ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते, तो क्वांटिटी विल इंक्रीज, इट इज कंफर्म्ड। लेकिन प्राइस के ऊपर कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट बी कंफर्म या कैन नॉट बी डिटरमाइन। इस बात को ध्यान रखना। बस आपको एक बात याद हो जानी चाहिए यहां पर, जब प्राइस और डिमांड और सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ेगी, जब दोनों गिर रहे हैं तो क्वांटिटी गिरेगी। बस प्राइस के ऊपर कुछ नहीं कह सकते। नम्रता कुकरेजा पूछ रही है सर सप्लाई कैसे बढ़ेगी। अरे सप्लाई का फैक्टर था ना, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो सप्लाई इंप्रूव बढ़ जाएगी, कम कॉस्ट में प्रोडक्शन होगा। ठीक है निशा भारती, कोई बात नहीं, सही कर लोगे। कौन सा है, सी वाला सही आंसर निकाला हमने, ज्यादातर बच्चे सही हैं। सरीश, भवानी, स्वीटी, आयुष, गर्विता, मधु, हरियाणा सरकार, कृष, सुधांशु, पार्थ अग्रवाल। चलो जी आगे देखो भाई, देखो भाई कितने सारे तो हमने केस किए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे दोस्त, तुमने सोचा डिमांड इंक्रीज होगी, देखो जी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ लिया। डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ लिया। सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस पे इन चार सिचुएशन का क्या इंपैक्ट होगा हम पढ़ चुके हैं भाई। डिमांड और सप्लाई अगर एक साथ इंक्रीज हो गई तो, हाँ डिमांड और सप्लाई अगर एक साथ डिक्रीज हो गई तो इधर भी तीन बातें थी, इधर भी तीन बातें थी, हमने ये सब पढ़ ली। दोस्त ऐसा नहीं हो सकता कि डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई डिक्रीज हो जाए दोनों एक साथ, है लोग ज्यादा सामान खरीदना चाहें लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहे, या डिमांड डिक्रीज हो जाए सप्लाई इंक्रीज हो जाए दोनों एक साथ, दोनों की दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है ये बताता हूं आपको, देखिएगा यहां पर तीन डायग्राम बनेंगे। अबे ये लो जी, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। ये की मैंने स्लाइड कॉपी। चलो जी अब मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट कि एक बढ़ेगा और एक कम होगा। मान लो डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट बदल रहे हैं। ठीक है तो देखो अगर दोनों इक्वली ऐसा किए तो, यानी जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है राइटवर्ड शिफ्ट होकर, उतनी ही सप्लाई अगर डिक्रीज हुई होती तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके, तो हम देखते नया पॉइंट ये वाला है, प्राइस तो बढ़ चुका लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट है। यहां आपको लिखना है प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी में नो चेंज। ओके आ जाओ जी अगले पे, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। मान लो डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। अच्छा इस लैंग्वेज का मतलब क्या है समझो, मान लो डिमांड इंक्रीज इतनी हुई है, सप्लाई डिक्रीज हुई है ना, सप्लाई डिक्रीज थोड़ी सी हुई है, तो ये डिमांड का इंक्रीज ज्यादा सप्लाई का डिक्रीज कम। तो इधर क्या दिख रहा है, नया पॉइंट ये जहां पर प्राइस पहले से ज्यादा है और क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा है, तो प्राइस भी इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ओके ये हो सकता है। और डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम हो गई, लेकिन ऐसे कुछ सप्लाई में जो डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, डिमांड का इंक्रीज है वो बहुत थोड़ा सा करा है। नया जो पॉइंट है वो इस रंग से देखो, प्राइस पहले से ज्यादा है, क्वांटिटी पहले से कम है, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम। जब तुम खुद के डायग्राम बनाओगे ना तो ये गैप अच्छे खासे रखना ताकि डायग्राम साफ सुथरे बने। ठीक है और स्केल वगैरह का यूज मत करना यार, अपने रफ डायग्राम बनाने चालू करो क्योंकि एग्जाम में फटाक से रफ रफ जल्दी जल्दी बनाने होंगे। अब मैं इसका अपोजिट केस लेके चलूंगा, इन तीनों केस में डिमांड बढ़ रही थी, अब मैं तीनों केसेस में डिमांड कम करूंगा। लो जी डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ाएंगे बराबर, डिमांड कम कर रहे हैं,
सप्लाई बढ़ाएंगे, लेकिन डिमांड में ज्यादा गिरावट है। डिमांड की गिरावट कम है, सप्लाई की बढ़ोतरी ज्यादा है। तो देखो, एक को बढ़ना है, ये बढ़ गया, एक को कम होना है, ये कम हो गया, ये बढ़ा, ये कम हुआ, दोनों ने काटा एक दूसरे को, यहां प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कांस्टेंट, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कांस्टेंट यानी सेम। डिमांड की गिरावट ज्यादा, तो डिमांड को पहले गिरा ही दो। सप्लाई की बढ़ोतरी कम, सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाओ। दोनों ने काटा एक दूसरे को गुलाबी रंग से, प्राइस हो गया पहले से कम, क्वांटिटी भी हो गई पहले से कम। बनाने सिखा रहा हूं, सिर्फ देखो लफ्सर बना कैसे रहे हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी प्रवेश भाई। ये तुम तभी सीख पाओगे जब खुद डायग्राम बनाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे बनाने से तुम्हें इतना नहीं आएगा, ये तब तक क्लियर नहीं होता जब तक तुम खुद नहीं बनाते। ये जब तक क्लियर नहीं होता जब तक तुम खुद नहीं बनाते। तो डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, लेकिन सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है। सप्लाई को मैं बहुत सारा इंक्रीज करता हूं, डिमांड को थोड़ा सा डिक्रीज करता हूं। दोनों ने काटा गुलाबी रंग से एक दूसरे को, कहां, इस सफेद रंग से। प्राइस पहले से कम हो गया, क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो गई। प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा, बोलो बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। थोड़ी सी एनर्जी तो लिया हो यार। फर्स्ट रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग? हाँ, ये बात, वाह 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 वाह, उस्ताद मान गया। अब पता लगा है तुम पढ़ रहे हो, समझे? अब पता लगा है मुझे तुम पढ़ रहे हो, वरना ये देखो भैया, डिमांड सप्लाई, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है। देखिए, डिमांड डिक्रीज हुई है, बहुत सारी डिक्रीज कर दी। सप्लाई इंक्रीज हुई है तो उतनी ही इंक्रीज कर दो। लो जी, नया पॉइंट यह है, प्राइस पहले से कम, क्वांटिटी कांस्टेंट। तो प्राइस कम, क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब सही हुआ है, अब पता लग रहा है भाई कि ठीक कर रहे हो, समझे? वेरी गुड, वेरी 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 गुड, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो यहां पर ये सिचुएशन दी हुई है, आप इसके डायग्राम बनाओगे भाई, ऐसे ही लिस्ट दी हुई है। यहां लिखा है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। यहां पर क्या इंपैक्ट है? और इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। यहां पर क्या इंपैक्ट है? प्राइस का इंपैक्ट, क्वांटिटी का इंपैक्ट। आप लिस्ट बनाओगे, डायग्राम भी बनाओगे, और आगे और टेबल दी हुई है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। इनके ये दिए हुए साथ साथ में डायग्राम, और आप इसका इंपैक्ट, दिस इज योर होमवर्क। एक लाइन तुम्हें देखनी है, कहता है जब डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो, और आपको ये ना दिया हो कि कौन बराबर है या कम है या ज्यादा है, ये ना दिया हो, तो एक बात पता होनी चाहिए, यहां पर प्राइस बढ़ेगा। क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा कंफर्म नहीं है। तीनों केस में देख लो, जहां जहां डिमांड इंक्रीज हो रखी है, इधर डिमांड इंक्रीज है, इधर डिमांड इंक्रीज है, इधर डिमांड इंक्रीज है, तीनों केस के अंदर प्राइस बढ़ रहा है। क्वांटिटी पे कभी डिक्रीज है, कभी इंक्रीज है, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब डिमांड डिक्रीज कर रही है और सप्लाई इंक्रीज कर रही है, ये ना गिवन हो कि बराबर कम ज्यादा, तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट डिटरमाइन नहीं हो सकता। नहीं, 12th जैसा है कृष्णा, लेकिन 12th से थोड़ा सा ज्यादा देखना है यहां पर, ठीक है। यानी जब देखो तुम्हें दिख रहा हो कि सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, और ये ना गिवन हो कौन कितना ज्यादा, तो प्राइस फॉल होगा, ठीक है। क्वांटिटी के ऊपर इंपैक्ट कंफर्म नहीं किया जा सकता। देखो मेरे दोस्त, इस चैप्टर के अंदर 3 यूनिट है। यूनिट 1 में सिर्फ थ्योरी गिवन है, टाइप्स ऑफ मार्केट गिवन है, अलग अलग तरीके की मार्केट अलग अलग लेवल पे बांटी हुई है, ये गिवन है। यूनिट 2 में सिर्फ ये डायग्राम गिवन है
जिसमें आपको चेक करना होता है इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी या कांस्टेंट होगी। असली मसाला यूनिट 3 में है। यूनिट 3 में 3 चीजों की थ्योरी और डायग्राम दिए हुए हैं। एक दिया है प्रियंका चोपड़ा यानी परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा दिया हुआ है मोनोपोली, तीसरा दिया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 3 चीजें मेन है तो चौथी चीज भी ओलिगोपोली। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये चैप्टर 15 नंबर का है तो आप मान के चलो 2 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं, लेकिन लगभग आपके 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से मान लो तो बहुत सॉर्टेड है मैटर। और क्वेश्चन इसके 10 कहां से आएंगे भाई साहब, चारों मार्केट की एक एक फीचर उठा लो, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, बहुत लप्पू क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कौन किससे ज्यादा अच्छा है 4 क्वेश्चन उसके बन जाएंगे, 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन फिर उधर से भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, वो कैसे भी एडजस्ट कर सकता है, समझे। कमल सचदेवा थैंक यू सो मच। अब जितने भी तुमने डायग्राम पढ़े हैं, अगर समझ भी नहीं आया ना, वो डायग्राम तुमसे बनाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, ओके। तो दोस्त एक बार देख लेता हूं कि आप सबके डाउट्स यहां पर। ठीक है, लाइन वाइज सर, प्रिंस बोल रहे हैं सर लाइन वाइज बता दो कैसे बने कौन कब डायग्राम। लाइन वाइज जैसे मैंने बनाया ना वैसे वैसे एक के बाद एक बना लो, यही लाइन वाइज है। आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। सर एमसीक्यूज में डाउट है कुछ में, नरेंद्र पूछ लो भाई कौन से में है। थैंक यू तनीषा। ठीक है सर, आपने होमवर्क डाला है उसका पता कैसे लगेगा कि आंसर सही है या गलत है। आंसर तो लियो दास मैंने दिया ही हुआ है, टेबल के अंदर आंसर मैंने दिया ही हुआ है। आप बोल रहे हो जो मैंने होमवर्क दिया है, यार ये लो ये डायग्राम बनाने के लिए दिए हैं, ये आंसर तो साथ में लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए आंसर इंक्रीज डिक्रीज, आंसर आपके पास है भाई, डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ओके सर, आपने लास्ट वाली टेबल में बोला कि सप्लाई डिक्रीज होगी तो आपने इंक्रीज लिख रखा है लास्ट केस में, मैं चेक कर लेता हूं। नहीं नहीं, सब में ठीक किया है सर। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और सप्लाई वाला नहीं होगा क्या? नहीं नहीं ये नहीं होगा भरतजन, उसको छोड़ो, वो भी है वैसे केस, लेकिन उतना कहां तुम इंग्लैंड जा रहे हो। ठीक है, मॉड्यूल का 80 60 81 82 तान्या पायल तुम्हारे पास आता हूं, 60 81 82 पे आते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन पे। उस्ताद इन्होंने बोला कि मॉड्यूल का 60 81 82 करा दो। ठीक है, तो 60 81 82 पे आते हैं, पहले 60 पे आ जाएंगे। यार ये क्वेश्चन पूछोगे क्या तुम मुझसे? 60 का यार क्लास नंबर 1 में मैंने बताया था कि मार्केट को टाइम के हिसाब से डिवाइड किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। लॉन्ग रन को सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं और वेरी शॉर्ट रन को मार्केट पीरियड भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। यार ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया, जब डाउट है तो पूछो भाई, अच्छी बात है। अरे रे 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 कौन सा था? 81 82। कहता है इन ऑलिगोपोली व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, जब एक इंडस्ट्री को एक बड़ी फर्म के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा होगा तो विच इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। जब एक मोनोपोली को, ऑलिगोपोली को एक लीडर के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा होगा तो ये कौन सी ओलिगोपोली है? फुल ओलिगोपोली, कोलिजिव ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। मेरे दोस्त ये पार्शियल ओलिगोपोली है, पार्शियल, समझ रहे हो? पार्शियल ओलिगोपोली है।
यहां पर एक लीडर है, बाकी सब इसके फॉलोवर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन 82 लिखा है, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी। सेंट्रलाइज्ड बॉडी मतलब एक सिंडिकेट के थ्रू सामान बेचा जा रहा है, ये तो पता ही होना चाहिए, दाऊद डॉन के हिसाब से सामान बेचा जा रहा है, तो ऐसी ओलिगोपोली को बोलेंगे सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, कोई बात नहीं श्वेताक्षी कुमारी, ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है जी, आओ जी आओ, डाउट है बच्चों के, ये तो क्लियर कर दिया। आजा 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 आजा, अबे खुल जा भाई, क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, डाउट पोर्टल पे हो जाएंगे। थोड़ा सा हैंग हो गया दोस्त, लीडर बोर्ड तो दिख जाएगा, हाँ लीडर बोर्ड दिख जाएगा, डाउट वाला हैंग हो गया। सरीश जी आज पहले नंबर पे हैं, आयुष, वंशिका, गर्विता, स्मृति, विपुल, तान्या, वंश, राहुल, मान्या सिंघल। अच्छा जी, करण भी नहीं है, रुशील मित्तल भी नहीं है, कहां गए भाई तुम? ठीक है, वेरी गुड ब्रो। तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। प्राची बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके ये कमेंट देखकर। पीयूष भारद्वाज कॉल नहीं होगी आज, मैंने बताया था ना कॉल का सिस्टम सेट नहीं किया। चैप्टर नंबर 4 दोस्त मेरे खत्म कर दिया। जो बच्चे प्रो वाले बैच के बच्चे हैं वो मास्टर टेस्ट सीरीज में जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट देंगे, उनके पास टेस्ट के अंदर 5 चैप्टर आएंगे। कितने? 5। 4 मैंने कंप्लीट कराए हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगा, बहुत लप्पू सा चैप्टर है, 2 से 3 क्लास में वो कंप्लीट होगा। तो अच्छा निखिल नहीं है क्या वो आज? कोई बात नहीं, कल मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होगा कल 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, कल 3 बजे स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को जिसके पास 11वीं और 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं थी, तो वो आज एक बैंकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। दोस्त एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट, वो 10 नंबर का है आपका, तो उसमें थोड़ी मनी और बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके बेसिक वीक है वो 4 बजे आज मैं लाइव आ रहा हूं। कॉमर्स वाला भाई पीडब्ल्यू के चैनल पे, कॉमर्स वाला पे, सीए वाला पे नहीं, कॉमर्स वाला पे आऊंगा, वहां पर 4 बजे बैंकिंग सिस्टम कराऊंगा। मनी एंड बैंकिंग है तो वैसे वो 12th वाला, लेकिन वो बच्चे जिनके मनी बैंकिंग के कॉन्सेप्ट वीक है या फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं ली थी, वो आ सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास, हाँ आज पायल, आज अभी आ रहा हूं थोड़ी देर बाद। ठीक है दोस्त, फिर आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टा 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 टा। भाई प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरा पूरा प्यार मिलना चाहिए भाई। बाय बाय।